पिछले वीडियो में हमने काफ़ी एलिमेंट्री चीज़ें देखी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिज़ाइन करेंगे जो कि मेंडल ने डिज़ाइन की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब समझिए। मोनो का मतलब होता है एक। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडल ने एक बारी में एक कैरेक्टर चूज किया। ये कैरेक्टर था पाइसम सटाइवम का। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी क्रॉस में यूज करेंगे हाइट। सो हाइट एक कैरेक्टर है पाइसम सटाइवम का और हमने इसको इस्तेमाल किया। एक बारी में एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है और जो क्रॉस करानी है वो ऑल्टरनेट ट्रेट्स में करानी है। तो शब्द देखिए, ऑल्टरनेट ट्रेट्स में। अब इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता जीन किसे कहते हैं, अलील किसे कहते हैं, मेंडल को भी नहीं पता। जीन, अलील, ये टर्मिनोलॉजी मेंडल के बाद की है। इसीलिए वो कई जगह यूनिट फैक्टर शब्द इस्तेमाल करेंगे। कई बार किताब पढ़ते हुए आपको लगेगा वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा फ्लूइड रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हम इस क्लैरिटी को पा जाएंगे। तो हमने ये कहा कि एक कैरेक्टर चूज किया हाइट का और दो ऑल्टरनेट ट्रेट ये लिए कि एक प्लांट टॉल था और एक प्लांट ड्वार्फ था। तो बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी कैरेक्टर मेंडल ने चूज किया अपनी क्रॉसेस के लिए, उसके कंट्रास्टिंग ऑल्टरनेट ट्रेट्स जो है वो क्या थे, अवेलेबल थे। कंट्रास्टिंग ऑल्टरनेट ट्रेट्स का मतलब ये होता है कि बिना किसी बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटेशन के बिल्कुल सिंपल आंखों से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि दोनों ऑल्टरनेट फॉर्म कौन सी है। टॉल काफ़ी टॉल होता है, ड्वार्फ काफ़ी ड्वार्फ होता है और उनको बड़ी आसानी से देख करके ही डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ये बात जरूर आप अपने आंसर में मेंशन करना। आगे देखिए, अब मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि व्हाट मेंडल एंश्योर्ड कि जिस प्लांट को वो पेरेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करेगा, जहां से एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, वो प्लांट्स जो है वो पेरेंटल जनरेशन को बिलोंग करेंगे, वो पेरेंटल्स कहलाए जाएंगे। उसने एंश्योर किया कि दे आर प्योर लाइन्स। तो मेंडल ने ये इंश्योर किया कि वो प्योर लाइन्स हैं। इसका मतलब दे ब्रीड ट्रू, दे आर ट्रू ब्रीडिंग। सो दे आर ट्रू ब्रीडिंग, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक टॉल प्लांट को रिपीटेड सेल्फिंग में डाल दिया जाए, रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में डाल दिया जाए, तो इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग टॉल प्रोजेनी ओनली फॉर मैनी जनरेशंस। इसको आप कह रहे हैं प्योर लाइन या ये ट्रू ब्रीडिंग है। तो उन्होंने जो प्लांट लिए वो लिए प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। अभी मैं यहाँ पर प्योर ड्वार्फ लिख रहा हूँ। इस लेक्चर के आखिर तक आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्योर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्वार्फ विल ऑलवेज बी अ प्योर लाइन, विल ऑलवेज ब्रीड ट्रू। खैर, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने बहुत बेसिक से शुरू किया है। आप समझ गए कि ये जो प्लांट्स हैं ये पेरेंटल हैं। इस दौरान जो भी मेंडल ने जब सिलेक्शन लगाया, जो भी टॉल ऐसा टॉल था जो सारे टॉल प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, जो भी ऐसे एटिपिकल प्लांट थे, उनको मेंडल ने डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके पास प्योर लाइंस आ गई और यहाँ से अब वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब वो क्रॉस डिज़ाइन करते हैं। सो अब हमने कहा कि हमारे पास एक प्लांट है, उसे हमने कहा प्योर टॉल। दूसरा है, इसे हमने कहा प्योर ड्वार्फ। तो मैं प्योर लिख रहा हूँ बार बार किसी वजह से, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं हम इस कंसेप्ट की। तो लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ड्वार्फ जो है वो हमेशा प्योर होगा। मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बताया कि ये पेरेंटल जनरेशन है। मैंने लिखा ये पी जनरेशन, मतलब पेरेंटल जनरेशन है। अब देखिए, मैं ये जानता हूँ कि जो फ्लावर्स होते हैं पाइसम सटाइवम में, वो बाइसेक्सुअल हैं। सो बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों एक ही प्लांट में होते हैं। और केवल बाइसेक्सुअल ही नहीं है, बेसिकली हम ये कहेंगे दे आर परफेक्ट फ्लावर्स। दे आर परफेक्ट फ्लावर्स। अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल और फीमेल दोनों, तो ऐसे फ्लावर को आप परफेक्ट कहते हैं। और ये कंप्लीट भी है। कंप्लीट का मतलब ये है कि चारों वोरल्स प्रेजेंट हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव, मतलब परफेक्ट तो है ही, लेकिन साथ में बाहर की तरफ जो सेपल्स और पेटल्स हैं, कैलिक्स कोरोला है, वो भी प्रेजेंट है। इसके अलावा ये भी तय है कि ये भी हमें पता है कि क्लीस्टोगैमस है।
क्लीस्टोगैमस का मतलब ये है कि क्लोज्ड फ्लावर है। सो अगर मैं इस तरह से इसको बनाऊं तो मैंने ये कहा कि ये एंथर है, ये बेटे हमने कहा ये पिस्टल है, और बाहर वाले ने इसको एसेसरी जो वोल्स हैं उन्होंने इसको कवर कर दिया और ये क्लोज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल कंडीशंस में इनमें केवल सेल्फिंग हो सकती है। अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं तो आपको एक जेनेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है वो कैरी आउट करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब ये है कि आप किसी एक फ्लावर के आप हटाइए जो एसेसरी वोल्स है, एक्सपोज कीजिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे आप एंथर कहते हैं, और बिफोर मैच्योरिटी उसको हटा दीजिए। सो बिफोर मैच्योरिटी उसको रिमूव कर दीजिए। सो यहाँ पर आपने बिफोर मैच्योरिटी रिमूव कर दिया, ऑब्वियसली आपने पहले ही ये एसेसरी वोल्स रिमूव कर दिए हैं। इसका मतलब अब इस फ्लावर में केवल पिस्टिल बचा है। इस फ्लावर को अब आप पिस्टिलेट कहेंगे और आपकी क्रॉस में ये फीमेल पेरेंट की तरह काम करेगा। ऑब्वियसली कोई चांस और पॉलिनेशन ना हो जाए, आप ही चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वही पॉलिनेशन हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इसके बाद में इसको बैग कर दिया जाए। So it is important that emasculation should be followed by bagging. So bagging इसलिए क्योंकि आप चॉइस पॉलिनेशन ही चाहते हैं। So हमने ये कहा कि जेनेटिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ये है कि अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो पहला रिटर्न प्लांट को आप फीमेल कंसिडर करिए। सो लेट अस से ये वो प्लांट था जिसे हमने कहा कि अब हमारे लिए हम ये कह रहे हैं ये पिस्टिलेट या फीमेल है, इसमें इमैस्कुलेशन और बैगिंग की गई और इससे जो पोलन्स हैं उनको ला करके डिपॉजिट किया गया ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट। दिस इज हाउ व्हाट वाज अचीव्ड क्रॉस पॉलिनेशन। पहली बात यहाँ पर अपने दिमाग में रखिए कि मेंडल के जब आप क्लासिकल एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो जो पहली क्रॉस है, जो पेरेंटल जनरेशन के बीच में जो क्रॉस है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। द फर्स्ट जनरेशन इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद जितनी भी जनरेशन हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स में रेज करेंगे वो सब सेल्फ पॉलिनेशन से करेंगे। केवल अब की बार जो जनरेशन बनेगी वो क्रॉस पॉलिनेशन से रेज की जा रही है। सो अब इसके जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी के लिए शब्द आता है फीलियल। सो इसीलिए उस जनरेशन को, क्योंकि वो पहली फीलियल है, F1 जनरेशन कहा जाएगा। सो F1 जनरेशन कहा जाएगा। हमने कहा फर्स्ट फीलियल, सो फीलियल वुड बी प्रोजेनी, FILIAL, ये फीलियल शब्द है। अब आपको समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। और यहां पर मेंडल ने ये देखा कि जितने भी प्लांट बने हैं दे आर ऑल टॉल। नाउ दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट। उस टाइम की बात कर रहा हूं, आपको अच्छे से आता है, लेकिन आप सोचिए कि व्हाई मेंडल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हाउ मच पायनियरिंग वर्क डिड ही डू। अब देखिए मेंडल के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। उन्होंने यहाँ पर ड्वार्फ को भी इस्तेमाल किया है, लेकिन जितने भी F1 है वो सारे के सारे टॉल हैं। अब पहली चीज तो मेंडल के दिमाग में क्या आएगी? सो पहली चीज तो उनके दिमाग में ये आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्लेंडिंग है जिसे वो बिलीव ही नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्लेंडिंग है। लेकिन उन्होंने इसको इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि ये टॉल उतना ही टॉल है जितना ये टॉल था। अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होती है तो उतना टॉल नहीं बनेगा। तो मान लीजिए 6 फुट 5 फुट, तो प्रोजेनी 5.5 फुट का है, ये तो ब्लेंडिंग हो सकती है। लेकिन 6 फुट हो, ये ब्लेंडिंग नहीं होगी। जितने भी प्रोजेनी थे ये उतने ही टॉल थे जितना पेरेंटल टॉल था। यहां पर एक बात तो तय हो गई कि ये ब्लेंडिंग तो हो नहीं रही है, ये बात तो पक्के तौर पे समझ में आ गई। अब मेंडल को ये समझ नहीं आया कि ये ड्वार्फ जो ट्रेट है वो कहाँ गया, ये जो ड्वार्फ ट्रेट है ये कहाँ चला गया। ये है, अगर ब्लेंड हुआ है, क्या हुआ है, और ब्लेंडिंग के लिए उन्हें कुछ और प्रूफ भी चाहिए था। तो मेंडल ने एक शानदार काम किया, उन्होंने इसको सेल्फिंग पर डाल दिया। सो ये जो F1 प्रोजेनी है, ये जो प्रोजेनी है, इनको सेल्फ पॉलिनेशन पर डाल दिया। तो अब हमने कहा कि इसके बाद में इनमें सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन कैरी आउट की गई।
Now this is something very important to understand. The brilliance of the person, he wants to see where is the dwarf trait है कहाँ, और ब्लेंडिंग उनको लग रहा था होगी नहीं। ब्लेंडिंग होती है तो दो जूसेस हैं जो आपस में मिक्स हो गए, अलग नहीं होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर उनको ये लगा कि अगर ब्लेंडिंग नहीं होती है और मैं इस टॉल पार्ट को सेल्फिंग में डालता हूँ और प्रोजेनी में फिर कोई ड्वार्फ बन जाता है, तो इसका मतलब ये बात दोबारा प्रूव हो जाती है कि ब्लेंडिंग नहीं हुई है। और यहाँ पर उन्होंने इस सेल्फिंग से रेज करी F3, तो इससे उन्होंने रेज करी F2, उससे सॉरी उन्होंने रेज करी F2 वुड बी सेकेंड फीलियल जनरेशन। सो उन्होंने क्या रेज कर दिया बेटे, F2 जनरेशन रेज करी, इसे हम सेकेंड फीलियल जनरेशन कहेंगे। एंड इसमें टॉल भी बने और ड्वार्फ भी बने। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू थिंक लाइक मेंडल। अब जब मेंडल ने देखा कि ये ड्वार्फ बना है तो उनको ये समझ में आ गया कि ब्लेंडिंग तो हुई नहीं है। अगर ब्लेंडिंग होती तो सारे के सारे एक जैसे बनते, ड्वार्फ बनने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये ड्वार्फ बनना ब्लेंडिंग को कंक्लूसिवली डिस्प्रूव कर रहा है। हालांकि यहाँ पर पहले ही हम देख चुके हैं कि ये उतना ही टॉल था जितना पेरेंटल टॉल था। अब उन्होंने जब, जैसा मैंने आपसे कहा कि ही वॉज अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन, तो उन्होंने इसके जब एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखे तो उन्होंने जब इसका फिनोटिपिक रेशो देखा तो उन्होंने देखा अप्रॉक्सीमेटली 3/4 जो है वो टॉल हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1/4 क्या है, ड्वार्फ हैं। मैं बार बार 2 बार शब्द अप्रॉक्सीमेटली बोला है, मैंने 2 बार बेटे शब्द क्या बोला, अप्रॉक्सीमेटली। बिल्कुल एग्जैक्टली 3:1 नेचर में मिला नहीं करता। और जिस टाइम पर स्टैटिस्टिक्स का एक रूल है, जितना बड़ा डेटा होगा तब जाकर के आपको ये रेशो दिखाई देगा। जब हम इस रेशो की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोजेनीज की बात करते हैं और पूरी पॉपुलेशन में फिर हम ये कहते हैं कि ओवर अ लार्ज सेट ऑफ डेटा ये वाला क्या आना चाहिए, रेशो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 3:1 अगर हम कहें ह्यूमन बींग्स में ही कोई ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, 3:1 रेशो तब दिखेगा जब किसी के 4 प्रोजेनी होंगे, जो कि आजकल बहुत कम घरों में होते हैं। सो क्या मेरा मतलब है, उम्मीद आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूं, 3:1 रेशो आ गया। सो इस रेशो को हम कहते हैं 3:1 रेशो। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 प्रोजेनी का जो फिनोटिपिक रेशो है मेंडेलियन क्रॉस में, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, दोबारा कह रहा हूं, मोनोहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस में F2 प्रोजेनी का जो फिनोटिपिक रेशो 3:1 है, इसे मेंडेलियन रेशो कहते हैं। सो दिस रेशो इज कॉल्ड एज मेंडेलियन रेशो। तो हमने इस रेशो को क्या कहा, मेंडेलियन रेशो कहा। अगर कोई हम क्रॉस करेंगे, आगे ध्यान रखिएगा, अगर हम कोई क्रॉस करें इस तरह की मोनोहाइब्रिड और उसका F2 रेशो 3:1 ना आए, तब हम समझ जाएंगे कि कोई ना कोई डिविएशन है मेंडल से। सो अगर किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 प्रोजेनी का फिनोटिपिक रेशो 3:1 नहीं आएगा, तब हम कहेंगे कि यह डिविएशन है मेंडल से। खैर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात तो तय थी, यहां मेंडल को बहुत शानदार इंसाइट मिली, एंड बिकॉज ही वॉज सच अ ब्रिलियंट पर्सन, ही कुड सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। वो ये देख पा रहे थे यहां क्या हो रहा है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो टॉल है इसकी सेल्फिंग से ये ड्वार्फ बना। इसका मतलब अब उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल करी, यूनिट फैक्टर। यहां पर मेंडल ने एक टर्म इस्तेमाल करा, उसको कहा यूनिट फैक्टर। अब उन्होंने ये कहा कि इस टॉल के पास टॉलनेस का तो यूनिट फैक्टर है ही, टॉलनेस का यूनिट फैक्टर तो है ही, ये तो बात तय है क्योंकि ये टॉल दिख रहा है। लेकिन इसके पास ड्वार्फनेस का भी यूनिट फैक्टर है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसके पास ड्वार्फनेस का भी यूनिट फैक्टर है, नहीं तो सेल्फिंग से ये ड्वार्फ बना क्यों, ये सेल्फिंग से ड्वार्फ बना क्यों। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं यूनिट फैक्टर, ट्रेड के लिए भी वो यही शब्द इस्तेमाल करेंगे। तभी मैंने कहा कि अभी हम काफ़ी एक ही जैसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे हर पर्टिकुलर टर्म के लिए। लेकिन उम्मीद है आप जीन और अलील का मतलब जानते हैं। जीन वो जो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, हाइट की जीन होती है, और उसकी जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं उनके लिए उनकी जो है अलील्स होती हैं।
सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। सो हाइट की जीन, टॉलनेस की अलील और ड्वार्फनेस की अलील, कुछ इस तरह से आप अपने दिमाग में बैठाइए। उन्होंने कहा कि ये जो यूनिट फैक्टर है यहाँ पर टॉलनेस का भी है और यहाँ पर ड्वार्फनेस का भी है। और पहली चीज उनकी समझ में आ गई, उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पर टॉलनेस का यूनिट फैक्टर भी है और ड्वार्फनेस का भी यूनिट फैक्टर है, और हर बारी जब भी मैं ऐसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहा हूं तो जो F1 प्रोजेनी है वो हमेशा एक ही पेरेंट जैसा टोटली रिजेंबल करता है, तो कुछ ना कुछ तो यहां पर हो रहा है। इसका मतलब अगर डिसिमिलर यूनिट फैक्टर एक साथ हैं तो एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे को मास्क कर दे रहा है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। और यहां से उन्होंने कहा कि डोमिनेंस होनी चाहिए। ये जो पहला लॉ आ रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहां से आपको समझ में आ रहा है कि नाउ मेंडल वाज एबल टू सी कि व्हाई दिस डोमिनेंस, जिसे कंप्लीट डोमिनेंस हम कहते हैं। जब मैं खाली डोमिनेंस शब्द इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब मैं कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा हूं, और कंप्लीट डोमिनेंस में दो यूनिट फैक्टर एक साथ प्रेजेंट हैं और डिसिमिलर सिचुएशन में एक अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, तब हम इसे क्या कहेंगे? कंप्लीट डोमिनेंस कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टर को कंट्रोल करता है पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। अब पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, आप अपनी एनसीईआरटी की अब लाइंस खोल लीजिए और देखिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या लिखा हुआ है। हर कैरेक्टर को एक पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टॉल प्लांट है तो टॉल, इसकी भी तो हाइट टॉल है, इसके पास भी दो यूनिट फैक्टर होने चाहिए। ऐसा थोड़ी कि केवल F1 के पास दो यूनिट फैक्टर होंगे, उसके पास भी दो यूनिट फैक्टर होने चाहिए। नाउ ही कुड अंडरस्टैंड कि ये कैपिटल टी होगा। यहां पर उन्होंने सिंबल देने शुरू किए। उन्होंने कहा कि चलो कैपिटल टी और स्मॉल टी इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए और ड्वार्फनेस के लिए, स्मॉल डी इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बेटे। आप कभी भी स्मॉल डी इस्तेमाल मत करना, एक ही आपने अल्फाबेट लेना है, एक से डोमिनेंट वो जो कैपिटलाइज्ड है, आप इसको प्लस से भी दिखा सकते हैं, और दूसरा जो है वो इसी का सब स्क्रिप्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल क्लियर है। तो हमने कहा कि कैपिटल टी अगर टॉलनेस के लिए है तो इसके पास दोनों यूनिट फैक्टर एक जैसे हैं, और इसको अब हम कंडीशन को कहेंगे कि ये कंडीशन होमोजाइगस है। ये कंडीशन क्या है? होमोजाइगस है। अब देखिए यहां पर बड़े ध्यान से बात समझिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो ड्वार्फ है इसका जीनोटाइप क्या होगा? ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं वो फिनोटाइप है। टॉल जो आपको दिखाई दे रहा है वो फिनोटाइप है, लेकिन वो फिनोटाइप बिना कैपिटल टी के नहीं बनेगा। सो जो कैपेबिलिटी है वो किससे आती है? जीनोटाइप से। कैपिटल टी के बिना टॉल नहीं बनेगा, लेकिन पूरा टॉल बनेगा कि नहीं बनेगा ये एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। उसका जो एक्सप्रेशन है वो फिनोटाइप है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज वेरी बेसिक टर्म्स वेरी वेरी क्लियरली। अब देखिए, अब आपने बताया कि सर यहां पर स्मॉल टी होना चाहिए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है और ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट है तो वो तय है कि होमोजाइगस होगा? हो ही नहीं सकता हेटेरोजाइगस। लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी आप पढ़ करके आए, तो ये बात तो अच्छी तरह से हमें समझ में आ गई कि ये हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि क्या आप ये समझ गए कि यहां पर मुझे प्योर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर मेरे पास एक प्लांट है जो रिसेसिव फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है, और कोई जना मुझे एक प्लांट ला करके दे और ये कहे कि सर इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो मैं आंख बंद करके कहूंगा स्मॉल टी। प्रॉब्लम तो मुझे टॉल प्लांट में आएगी कि कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि दोनों इक्वली टॉल होंगे। उसके लिए मैं आगे कुछ और करूंगा। पहले तो यहां देखिए कि आपको यहां मेंडल की ब्रिलियंस समझ में आ रही है। सो मेंडल ने एक चीज कहनी शुरू करी। उन्होंने ये कहा कि यूनिट फैक्टर्स दे आर पार्टिकुलेट फिजिकल चीज है, जूस नहीं है, ब्लेंडिंग नहीं हुई है। पार्टिकुलेट, डिस्क्रीट, ब्लेंडिंग नहीं हुई है, एक दूसरे से सेपरेट है। एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है। ये आप ब्लेंडिंग डिस्प्रूव करते ही ये बात समझ गए कि यूनिट फैक्टर पार्टिकुलेट है और डिस्क्रीट है। इसके बाद आपने ये कहा कि दे अकर इन पेयर्स।
दे अकर इन पेयर्स। तो हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के सोमैटिक सेल्स की अगर बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हर एक कैरेक्टर के जो यूनिट फैक्टर है वो 2 होंगे, दे विल अकर इन पेयर्स। आगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यूनिट फैक्टर्स जो है वो हमेशा पेयर में होंगे। तो हमने कहा यूनिट फैक्टर पार्टिकुलेट है, डिस्क्रीट है, दे अकर इन पेयर्स। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट यहां समझ में आया कि अगर डिसिमिलर सिचुएशन है, अगर डिसिमिलर सिचुएशन है तो हम ये कह रहे हैं कि एक यूनिट फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम कहेंगे डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। और जो यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मास्क हो गया है, उसको हम कहेंगे कि वो है वहां पर, अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये याद रखना, कहीं गया नहीं है यहीं पर ही। तब हम इसको क्या कहेंगे? रिसेसिव यूनिट फैक्टर कहेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि अगर आप डोमिनेंस समझ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आप कोई एक कैरेक्टर ले लीजिए, कोई एक कैरेक्टर, और उसके ऑल्टरनेट ट्रेट्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जो यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा वो क्या है? रिसेसिव है। सारे प्रोजेनी में लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी है ये, इसे लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी या रेसिप्रोसिटी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 में 200 300 में ऐसा होगा और 600 700 800 में ऐसा होगा। इट इज यूनिफॉर्मिटी। सो प्लीज अंडरस्टैंड। सो हायर क्लासेस में आप इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्मिटी, रेसिप्रोसिटी। मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी कि जितने भी आप प्रोजेनी देखेंगे सब एक जैसे होंगे, और वो सारे के सारे जो डोमिनेंट पेरेंटल है उसके जैसे क्या होंगे? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल उस जैसे रिजेंबल करते होंगे। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझ में आ रहा है? और यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि डोमिनेंट यूनिट फैक्टर वो है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि साथ में जो उसके साथ यूनिट फैक्टर है वो कौन है। सो बड़े ध्यान से समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि डोमिनेंट यूनिट फैक्टर कैपिटल टी है, वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। हम इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके साथ क्या लिखें। यहां पर कैपिटल टी लिख दे तो वो डबल टॉल नहीं होगा, उतना ही टॉल होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दें तो भी वो उतना ही टॉल होगा। और अगर मैं रिसेसिव यूनिट फैक्टर की बात करूं, इस यूनिट फैक्टर को मैं बाद में अलील टर्म से क्या करूंगा? रिप्लेस करूंगा। तो रिसेसिव यूनिट फैक्टर वो है अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो तय है कि साथ वाला यूनिट फैक्टर भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब वो होमोजाइगस होना ही चाहिए। तो हमने ये कहा कि अगर स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो स्मॉल टी के साथ में आपको स्मॉल टी ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इट हैज टू बी ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। सो ऐसा यूनिट फैक्टर जो अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, केवल वो बेटे कौन है? रिसेसिव यूनिट फैक्टर है। और जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करेगा, उसको हम ये कहेंगे कि वो क्या है? डोमिनेंट यूनिट फैक्टर है। मेरे पास एक पहला लॉ आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जिस डोमिनेंस की बात मैं कर रहा हूं ये कंप्लीट डोमिनेंस है। मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जेनेटिक्स की, और हम उस तरह से जेनेटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जॉय है, जिसमें हम समझते हैं चीज़ों को, हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पायनियर साइंटिस्ट ने कैसे पहली बार इन सब चीज़ों को सोचा होगा। अब यहां तक तो एक बात सेटल हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन था मेंडल के सामने वो ये था कि जब भी वो F1 को क्या कर रहे हैं? सेल्फ कर रहे हैं, तो ये रेशो बार बार 3:1 क्यों आ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से कोई लॉ है यहां पर भी? Why is it happening that again and again जिस भी कैरेक्टर को मैं ले लूं और उसके ऑल्टरनेट ट्रेट्स के उसके फॉर्म्स के बीच में जब मैं पेरेंटल जनरेशन से शुरू करूं तो F2 में हमेशा जो रेशो है वो कॉन्फॉर्म करेगा मेंडेलियन रेशो को, 3:1 रेशो को। यहां से हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में भी समझते जा रहे हैं। जब आप आगे देखेंगे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस किसे कहते हैं और उसकी कॉरोलरी ये होगी कि आप ये देखेंगे कि मेंडेलियन ट्रेट किसे कहते हैं। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल
कंट्रोल करती है और उस जीन की दो ही ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं और एक फॉर्म दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है। ये पहला ट्रेट हो गया किसका, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का। धीरे धीरे जो भी लॉ मेंडल दे रहे हैं उनको हम अप्लाई करेंगे और वो जो पैटर्न बनेगा उसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये रेशो 3:1 बार बार क्यों आ रहा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मेंडल ने इस चीज को सॉल्व किया। इट विल बी अ लवली स्टोरी। आप पढ़िए इसको एंड वी विल सी यू सून।